नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। सीबीआई के आरोपों पर तेजस्वी यादव की सफाई, कहा महागठबंधन को अस्थिर करने में जुटी बीजेपी, जेडीयू की नसीहत, जनता की अदालत में रखें तथ्य। पुराने नोटों की गिनती जारी, रिजर्व बैंक के गवर्नर ने संसदीय समिति को दी जानकारी, समय सीमा बताने से इनकार। अमरनाथ यात्रा में चूक की होगी जांच, सुरक्षा पुख्ता करने के लिए कई उपाय, हमले में शामिल आतंकियों की तलाश तेज। केरन सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग, सेना के 2 जवान शहीद। बड़गाम में रात भर चले ऑपरेशन के बाद 3 आतंकी ढेर। मिताली राज ने रचा इतिहास, सबसे अधिक रन बनाने वाली पहली महिला बल्लेबाज, वनडे में 6000 रन। और आइए देखते हैं पहली खबर। केंद्र सरकार अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा चूक की समीक्षा करेगी। कश्मीर गए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने यह बात कही है। उन्होंने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर संतोष जताया। इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि कश्मीर में आतंकवाद में तेजी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कश्मीर नीति जिम्मेदार है। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के बाद कश्मीर दौरे पर गए गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर और जितेंद्र सिंह ने बुधवार को यात्रियों के लिए बने कैंप का दौरा किया। उन्होंने अमरनाथ यात्रियों से बातचीत की। केंद्रीय मंत्रियों की टीम ने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और राज्यपाल NN वोहरा से मुलाकात की है और हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कहा है कि केंद्र सरकार सुरक्षा हालात को पुख्ता करने में जुटी है और आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा की समीक्षा होगी। जानकारी ली कि जो परसों जो अटैक हुआ है, उस अटैक को देख के हम ये समझते हैं कि और भी रात में देर रात तक गश्ती रहेगी, आरोपी चलता रहेगा। ये निर्णय हो चुका है, व्यवस्था नहीं किया हुआ। हमें सुनकर बड़ा ठीक लगा कि व्यवस्था में और भी सुधार करने का प्रयास चल रहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सुरक्षा बलों की कार्रवाई की तारीफ की। कुछ ना कुछ नया तजुर्बा भी हासिल होता है, कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है और कुछ ना कुछ ऐसी कुताहियां जो जाने अनजाने में रह गई हों, उनके ऊपर आगे किस तरह का स्ट्रेटेजाइजेशन रहे, रणनीति रहे, उसका भी एक मौका रहता है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि आतंकी हमले की निंदा कर पूरे देश ने भाईचारे का संदेश दिया है। इस तरह आप बेदर्दाना तरीके से उन पे हमला करेंगे, उनको मार देंगे, तो इसके लिए कोई कश्मीरी तैयार नहीं है, बर्दाश्त करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब भी कश्मीरी की कश्मीरियत पे, भाईचारे पे कोई आंच करने की कोशिश करते हैं तो कश्मीरी इकट्ठे हो जाते हैं। सुरक्षा बल हमले के लिए जिम्मेदार लश्कर के आतंकियों की तलाश कर रहा है। इसके लिए दक्षिणी कश्मीर में बड़ा अभियान शुरू किया गया है। You see, it was a joint effort of the JNK police led by the SSP Budgam. Our QAT was there and the second RR, the RB was also there. वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा जारी है। बुधवार को श्रद्धालुओं का नया जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। सोमवार रात अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों की बस को आतंकियों ने निशाना बनाया था। गोलीबारी में 7 श्रद्धालु मारे गए थे और कई लोग घायल हुए थे। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और इस बीच जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। गोलीबारी में 2 जवान शहीद हो गए हैं। पाकिस्तानी सैनिकों ने कैरन सेक्टर में सैन्य चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलीबारी की और मोर्टार दागे। भारतीय सेना इस गोलीबारी का जवाब दे रही है। इससे पहले शनिवार को पाकिस्तान ने सीमा पार से गोलीबारी की थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। जवाब में सेना पाकिस्तान की 3 चौकियों को तबाह कर चुकी है। इधर जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों ने रात भर चली मुठभेड़ में 3 हिजबुल आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घेराबंदी की और इसके बाद आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। रात भर चली मुठभेड़ में
तीनों आतंकी मारे गए। इनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। और कश्मीर के हालात और अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। अनिल चौधरी साहब हैं, आपका स्वागत है। आप गृह मंत्रालय की जो आंतरिक सुरक्षा उसमें पूर्व सचिव हैं। आप जिस तरीके से आपने, क्योंकि कश्मीर में आप रहे लंबे अरसे तक, ये जो हमला हुआ, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं सुरक्षा को लेकर, चूक को लेकर, जांच की बात सरकार ने कही है। आप समझाइए कि असल में वहाँ पर ये जो हमला हुआ है, इसे सफलता कैसे मिल गई? आतंकियों के जो मंसूबे थे वो कैसे पूरे हुए? असल में कहाँ पर गड़बड़ी दिखती है? प्रवीण जी देखिए, जब भी ऐसा हमला होगा तो ये टाइम और जगह हमलावर चूज करते हैं। मेरे नज़रिए से जो सुरक्षा बल जो हैं, जे.एन.के पुलिस, सीआरपीएफ, कुछ हद तक आर्मी भी हर तरह से सुरक्षा का प्रबंध करती है। 300 किलोमीटर की लंबी यात्रा होती है, 2 महीने तक चलती है, और कॉन्वॉय में ही चलने के लिए आग्रह करते हैं यात्रियों से, लेकिन कुछ दायित्व यात्रियों का भी बनता है। इस इंसिडेंट में यात्रियों के बहुत बड़ी चूक हुई है। निकले वो जम्मू से कॉन्वॉय में, बालटाल गए, श्रीनगर में रुके, वहाँ से जाके मैंने सुना है कि उन्होंने पामपोश में ज़ाफ़रान खरीदा, क्रिकेट बैट्स खरीदे, उनका टायर पंचर हो गया और स्टेपनी पहले ही ख़राब थी, और वहाँ आपने लिखा हुआ है यात्री हैं, स्लोगन्स हैं, ये है, आइडेंटिटी इज नोन। लोग, और माहौल बहुत ख़राब है, गंभीर माहौल है कश्मीर में। वहाँ प्रॉक्सी वॉर चल रही है, ये मान के चलना चाहिए, यात्रियों को भी मालूम होना चाहिए, उनको नहीं छोड़ना चाहिए, कॉन्वॉय के साथ ही रहना चाहिए। रात में क्यों जा रहे थे? रोड ओपनिंग पार्टीज दिन में करती हैं, हर तरह से कोशिश करती हैं, तो ये अफसोस तो मुझे बहुत है। एक प्रतीक है, जो रास्ता है वहाँ पर रात में चलने में एक तरीके से पाबंदी या हिदायत होती है कि आप फिर वहाँ उस वक्त, यानी कि रात के समय सुरक्षा जो है वो ज़्यादा खतरनाक होती है, वहाँ पर आपको उसमें नहीं अवॉइड करना चाहिए। कविन जी, अंधेरा रहता है, दिखाई नहीं पड़ता अटैकर कहाँ है, कहाँ छुपा हुआ है, ये तो बात मानी हुई है। और ये इनकी ओपनिंग पार्टीज और कॉन्वॉयज दिन में ही चलते हैं, रात में नहीं चलते। अब चले यात्री अपने उस पर फेथ के लिए जा रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, ये प्रतीक है एक वहाँ पर कश्मीर में। छड़ी मुबारक सब करते थे, मुसलमान भी, हिंदू भी। ये तो देखिए, हमला हुआ है, कोई सुना मैंने, इस्माइल ग्रुप करके है, ये पाक आईएसआई का, मुझे तो इसमें हाथ नज़र आता है साफ साफ, और वो छोड़ेंगे नहीं, प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं, वो टर्मोइल में रखेंगे। और इस हमले के साथ साथ आप देख रहे होंगे कि पिछले 2 दिन में अचानक तेज़ी आ गई है आतंकियों की घुसपैठ कहूँ, या फिर उनकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश। हालांकि कई जगहों पर एनकाउंटर की खबरें भी मिली हैं और कई आतंकी ढेर भी हुए हैं। साइंस ऑफ डेस्परेशन, मतलब उनके आतंकी करना है, हमको करना है, और उकसाया जा रहा है। देखिए वो मूसा जी का क्या स्टेटमेंट आ रहे हैं, कश्मीरियों को, और रेडिकलाइजेशन तो है वहाँ पर, यूथ का इस्लाम के नाम पे रेडिकलाइजेशन हुआ है, उसको काउंटर करना है, सबको मिल के करना है। पॉलिटिकल लीडर्स अपना अपना स्टेटमेंट देते रहते हैं अपने देखते हुए हित में, लेकिन सबको एकजुट होके, बहुत अच्छा लगा, मैंने देखा महबूबा जी ने भी इसकी निंदा करी है, सबने निंदा करी है, सब मिल के लड़े। और जे.एन.के पुलिस बहुत सक्षम है, उनके स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने बड़ी अच्छी इनको मार खिलाई है, उनको पूरा देना चाहिए। इंटेलिजेंस स्टेप अप करनी चाहिए, प्रिवेंट करना सिर्फ इंटेलिजेंस कर सकता है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी इतने बड़े स्ट्रेच में देना मुमकिन नहीं है। तो इंटेलिजेंस की जहाँ तक बात होगी अनिल साहब, तो क्योंकि अब सवाल, जब तमाम बातें उठ रही हैं, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, और आपसे बेहतर शायद कोई नहीं होगा जिन्होंने बहुत ही करीब से वहाँ की सिक्योरिटी को देखा, न सिर्फ उसको अमल में करने के लिए आपकी जिम्मेदारी थी। ऐसे हालात में जो स्टेप इस वक्त लिए जा रहे हैं, सरकार ने तमाम बातें कही हैं, ट्रूप्स बढ़ाने की बात कही गई है, जो चेक पोस्ट उनको बढ़ाने की बात कही गई है, ये कितने, मैं कहूँ कि व्यवहारिक दिख रहे हैं? इसके अलावा अभी कहाँ पर भी आपको लगता है कि ज़्यादा और स्टेप की ज़रूरत है? करीम जी, मैं नंबर्स पे नहीं बिलीव करता हूँ सिक्योरिटी में। हमें आपको देखिए, इंटेलिजेंस में टेक्निकल इंटेलिजेंस एक बहुत अहम चीज़ होती है। टेक्निकल इंटेलिजेंस बहुत वास्ट है, उसमें इमेजरी है, एरियल इमेजरी है, सैटेलाइट इमेजरी है, इंटरसेप्शंस हैं ऑफ
इंटरनेट करके उसको करना चाहिए। एक एक चीज़ को हमको वहाँ पर खतरे से जूझना चाहिए मिलके। वो ही है, अगर प्रिवेंट करना है, ऐसे प्रिवेंट कितने नंबर्स आपको बढ़ा दीजिए नंबर्स, उससे फर्क न्यूमेरिकल अप्रोच ठीक नहीं है। क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छे अच्छे अफसर लगाइए, कारगर अफसर लगाइए और वो देखिए उनको पूरा छूट दीजिए काम करने के लिए, करेंगे और जूझेंगे और जाएगी, यात्रा चलेगी। देखिए 60 बस में ये यात्री बैठे हुए थे, प्राइवेट बस थी, गुजरात का नंबर प्लेट है, अलग से चल रहे हैं रात में, तो ये तो बात मेरे अपने आप में बड़ा रिस्क होता है। अब सवाल उठता है कि वहाँ पर जिस तरीके से बयान आए हैं, महबूबा मुफ्ती साहब ने कहा, गृह मंत्री ने कहा, गृह राज्य मंत्री वहाँ पर दौरे पर हैं जी, एटमॉस्फेयर बहुत स्मूथ करने की कोशिश हो रही है, लेकिन कहा जाता है कि सुरक्षा के लिहाज से और ऐसे इलाकों में जब तक स्थानीय जनता का सपोर्ट अगर आपको नहीं मिल रहा है तो सुरक्षा करना कई गुना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही है। उस दिशा में जो कदम अब तक उठाए गए हैं या फिर जो कदम जिनको लैग किया जा रहा है वो क्या है आपकी नज़र? जो कदम लैग किया जा रहा है, ये जो रेडिकलाइज्ड कश्मीरी मुस्लिम यूथ है, उनसे बातचीत करके उनको वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, कुछ भी आप निंदा करें, लेकिन सिर्फ उनको गाली देने से काम नहीं चलेगा। हमेशा पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाने से भी काम नहीं देगा। अपनी सुरक्षा आप ऐसी कड़ी करिए कि किसी की मजाल ना हो ऐसे मारे, और उनको मारिए, पकड़िए। मालूम है, लोगों को मालूम है, पकड़ने दीजिए, पकड़ के बंद करिए। अब बहुत कम हो गया, पहले पकड़े जाते थे, मुझे मालूम है। तो यही है। और तो यानी कि जो डिस्कनेक्ट है यूथ के साथ या लोकल वहाँ पर वो चीज़ उसको कवर करना पड़ेगा। देखिए स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, थानेदार है, तहसीलदार है। यही नहीं मैं कह रहा हूँ कि भाई पॉलिटिशियंस जाके वहाँ बात करें, उनकी समाज का अलग वर्ग, हाँ, जो जिसको जानता है वो। और बूढ़े लोग जो हैं, जो नहीं चाहते हैं, वो चुपचाप बैठे हैं, वो डरे हुए हैं। डर का माहौल वहाँ है, वहाँ पर गंभीर स्थिति है। हमारी कारगर हैं सीआरपीएफ, जे.एन.के पुलिस और आर्मी, हर तरह से उनको काम करने देना चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए। मिलकर काम करना चाहिए। अनिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। आजादी की जंग लड़ने वाले मेरे दोस्तों, आजादी चाहिए तो उसकी कीमत खून दे के चुकानी होगी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आईएनए की बागी फौजियों पर अंग्रेज देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। उन तीनों के बचने के चांसेस कम हैं। This trial and its judgment will be remembered throughout history. रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल आज संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति के सामने पेश हुए। उर्जित पटेल से नोटबंदी से लेकर बैंकों के एनपीए और देश की अर्थव्यवस्था पर सवाल हुए। आरबीआई गवर्नर ने नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा पैसे और कालेधन की वापसी पर सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने बताया कि पुराने नोटों की गिनती का आंकड़ा अभी तक नहीं मिला है और गिनती जारी है। समिति ने जानना चाहा कि पुराने नोट बदलने का क्या एक और मौका मिलेगा, इसका भी उन्होंने साफ जवाब नहीं दिया। सूत्रों के मुताबिक सवालों का जवाब न मिलने पर विपक्षी दल के एक सांसद ने बैठक से वॉकआउट भी किया। उर्जित पटेल ने बताया कि देश में अभी करीब 15.4 लाख करोड़ करेंसी चलन में है। नोटबंदी के वक्त यह आंकड़ा 17.7 लाख करोड़ था। जनवरी में भी उर्जित पटेल समिति के सामने पेश हुए थे और तब भी उनसे तीखे सवाल हुए थे। बिहार में सियासी समीकरण तेजी के साथ बदल रहे हैं। जेडीयू की चेतावनी के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनके खिलाफ बीजेपी साजिश कर रही है। लालू यादव ने साफ कर दिया कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे। उधर जेडीयू ने आरजेडी को आरोपों का जवाब देने को कहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बुधवार को तैश में थे। अपने ऊपर लगे आरोपों पर वो खुलकर बोले। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी पहले दिन से महागठबंधन को अस्थिर करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है।
आज हम उप मुख्यमंत्री बने, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, तब कोई गलत काम नहीं किया। और उस समय ना मेरे पास कोई पद था, हम तो बच्चे थे। ये आरोप नहीं है, ये षड्यंत्र और साजिश और झूठा और फर्जी आरोप है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग खारिज कर दी। बीजेपी वाले लोग मतलब ललकार रहे हैं नीतीश कुमार को कि कराओ, इस्तीफा कराओ। ये बीजेपी के कहने से तेजस्वी को हम लोग डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए थे। 80 एमएलए हमारे नीतीश कुमार के कांग्रेस पार्टी के, हमारा पार्टी है, महागठबंधन की सरकार यहाँ चल रही है। उधर जेडीयू ने नसीहत दी कि आरजेडी को आरोपों का जवाब देना चाहिए। पार्टी के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है, पार्टी उसके साथ है कि श्री तेजस्वी यादव को जो उनके ऊपर लगे आरोप हैं उन पर ही मस्ट कम क्लीन। इस मामले में बीजेपी ने आंदोलन की चेतावनी दी है। लालू यादव के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं है। फिर भी अगर जनता दल ने 2-4 दिन की मोहलत दी है, हम इंतजार करेंगे। और अगर अगले 2-4 दिनों के अंदर नीतीश कुमार ने अगर तेजस्वी यादव को बर्खास्त नहीं किया तो बीजेपी बैठेगी और आगे की रणनीति का विचार करेगी। मंगलवार को जेडीयू की बैठक के बाद महागठबंधन में तकरार बढ़ गई है। आरोपों का जवाब देने की मांग को राजनीतिक हलकों में आरजेडी के लिए चेतावनी माना गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आधार से जुड़े मसलों पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी। ये सुनवाई 18 और 19 जुलाई को होगी, जिसमें निजता का मुद्दा भी शामिल होगा। इससे पहले अटॉर्नी जनरल और याचिकाकर्ताओं के वकील श्याम दीवान ने मामले की जल्द सुनवाई की अपील की। 27 जून को शीर्ष अदालत ने कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य बनाने वाली अधिसूचना पर अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया था। सरकार ने तब भरोसा दिया था कि आधार न होने के बावजूद किसी को लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों में सजायाफ्ता लोगों पर आजीवन चुनाव लड़ने की पाबंदी लगाने की मांग वाली याचिका पर चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने आयोग को जमकर फटकार भी लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि हलफनामे और सुनवाई के दौरान आयोग ने अलग अलग बातें कही हैं। आयोग ने हलफनामे में याचिका का समर्थन किया था, लेकिन सुनवाई के दौरान उसने कहा था कि इस मसले पर विधायिका ही फैसला कर सकती है। याचिका में ये मांग भी थी कि नेताओं और नौकरशाहों के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई 1 साल में पूरा करने के लिए स्पेशल फास्ट कोर्ट बने और इस पूरे मसले पर अब अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। चुनाव आयोग की ओर से अयोग्य ठहराए जाने के बाद मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पेड न्यूज से जुड़े एक मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही मामले को मध्य प्रदेश से दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया है। चुनाव आयोग ने 24 जून को पेड न्यूज के मामले में विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया था। साथ ही अगले 3 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। निर्वाचन आयोग ने पाया था कि नरोत्तम मिश्रा ने अपने चुनावी खर्चे में पेड न्यूज के खर्चे को छुपाया है। इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। सीबीआई ने भ्रष्टाचार और फर्जी कंपनी के मामले में आज रांची और कोलकाता में 23 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें कोलकाता के 18 और रांची के 5 जगहों पर दबिश दी गई। रांची में प्रधान आयुक्त आयकर तापस दत्ता के आवास और आयकर विभाग के दूसरे अधिकारियों के ठिकानों पर छापे मारे गए। इस मामले में सीबीआई ने रांची के प्रधान आयुक्त आयकर समेत विभाग के 3 अफसरों के खिलाफ केस दर्ज किया है। साथ ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट समेत 6 अन्य के खिलाफ भी आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने कहा है कि राष्ट्रपति का पद दलगत राजनीति से। उन्होंने रांची में बीजेपी और सहयोगी दलों के सांसदों और विधायकों से मुलाकात के दौरान ये बात कही। कोविंद ने कहा कि बिहार का राज्यपाल बनते ही उनका राजनीतिक दल से संबंध टूट गया था। उन्होंने राज्यपाल के रूप में संविधान के मुताबिक काम किया। कोविंद ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में वो सिर्फ संविधान के हिसाब से ही काम करेंगे। विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहीं। शिमला में उन्होंने कांग्रेस सांसदों और विधायकों से मुलाकात की। उन्होंने सभी से
17 जुलाई को होने वाले चुनाव के लिए समर्थन की अपील की। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के साथ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, अंबिका सोनी और आनंद शर्मा भी थे। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मीरा कुमार को राष्ट्रपति पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार बताया। उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी ने 18 विपक्षी दलों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि देश में अभी कई तरह के संकट हैं, जिनमें आतंकवाद, डर और कृषि संकट भी शामिल है। उन्होंने कहा कि वो किसी दल में नहीं है और वो सिर्फ भारत के सामान्य नागरिक हैं। I am an independent person. I am an independent citizen. I would say a very ordinary citizen. I see myself as a citizen candidate who is worried about the future of our country as a collective entity in this critical time, but who also has faith in the institutions of democracy. देश के कई इलाके बाढ़ से जूझ रहे हैं। असम के साथ पूर्वोत्तर के कई राज्यों में हालात खराब हैं। काजीरंगा पार्क का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ में डूब चुका है, तो उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। तस्वीरों को देखकर बाढ़ के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। भारी बारिश से असम में लोगों की तकलीफें बढ़ गई हैं। राज्य में 2500 से ज्यादा गांव डूबे हैं, जिसमें धेमाजी, लखीमपुर, मोरी गांव, माजुली, बारपेटा और दक्षिणी सलमारा सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। 23 जिलों के 15 लाख लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने माजुली का दौरा किया और राहत शिविरों में लोगों से मुलाकात की। इंसान ही नहीं, जानवर भी बाढ़ की चपेट में हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क का 3/4 हिस्सा डूबा है। And almost 102 camps out of 178 camps are being affected by water, and our staffs are on high alert, and so we are expecting more higher flood levels in coming days. वहीं अरुणाचल के पापुम पारे जिले के लापताप गांव में भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ। इस हादसे में 5 मकान जमींदोज हो गए। इसमें 14 लोगों की जान चली गई। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भी मूसलाधार बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है। नागालैंड के दीमापुर में मंगलवार को सबसे पुराना लोहे का पुल ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। राजधानी देहरादून के कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। टिहरी बांध का जल स्तर बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद समेत कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश से उमस में राहत है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के मावलंकर हॉल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई किताब मेकिंग ऑफ लीजेंड का विमोचन हुआ। इस मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। इसे सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक ने लिखा है। मोहन भागवत ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के लिए सभी जरूरी फैसले ले रहे हैं, साथ ही उन्होंने सबको जिम्मेदारी से काम करने की सलाह दी। नरेंद्र भाई कर रहे बहुत अच्छी बात है। अपने समाज की एक बुरी आदत है, उनको एक ठेकेदार की आवश्यकता लगती है हमेशा, और अभी उनको एक ठेकेदार, अच्छा समर्थ ठेकेदार मिल गया है समाज के कल्याण का। खतरा ये है कि ठेकेदार के सर सब मर देंगे हम लोग और हम लोग सो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने इतिहास रच दिया है। मिताली वनडे मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज बन गई। आईसीसी महिला विश्व वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए मिताली ने इतिहास बनाया। इस मुकाबले में 34 रन बनाते ही मिताली ने ये मुकाम हासिल कर लिया। मिताली से पहले इंग्लैंड की क्रिकेटर चार्लेट एडवर्ड्स के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज है। एडवर्ड्स के 5992 रन के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मिताली को महज 34 रन की जरूरत थी। एडवर्ड्स ने ये रन 191 मैचों में बनाए, वहीं मिताली ने यह मुकाम 183वें मैच में हासिल कर लिया। मैच में मिताली ने 69 रनों की पारी खेली, साथ ही उन्होंने वनडे करियर में 6000 रन पूरे कर लिए। मिताली ने वनडे में 5 शतक और 49 अर्धशतक लगाए हैं। वनडे मैचों में लगातार 7 अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड भी मिताली के नाम है।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।